नमस्ते साथियों, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी सेकंड ग्रेड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। आप बड़े अपनी क्षमताओं से बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक समृद्धि एवं विकास। यहाँ से इस वाले टॉपिक से आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए बहुत ध्यान से समझो और बहुत कम मात्रा में इसका मटेरियल है, इसलिए बहुत अच्छे से आप इसकी तैयारी करना। ये दे रखा आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि किसे कह रहे हैं, यानी कि ये दे रखा है अपन को डेफिनेशन के रूप में कि किसी समय अवधि में एक देश में होने वाली सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में जो होने वाली वृद्धि है उसे हम समृद्धि कहते हैं। यानी कि आपकी किसी भी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ जाए या प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, यानी कि अपन देखते हैं कि आय में होने वाली वृद्धि को हम क्या बोल रहे हैं, समृद्धि बोल रहे हैं। इसका मतलब हो जाएगा ये जो होगा वो आपका क्या होगा, केवल मात्रात्मक पहलू होगा। इसी प्रकार से हम देखिए आर्थिक विकास सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ, यानी कि इसका आशय ये हो जाएगा यहां तक जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, देखी जाए तो आर्थिक समृद्धि। लेकिन इसके साथ साथ गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता जैसी जो सामाजिक समस्याएं, इनका उन्मूलन भी अगर साथ के साथ में हो जाए और आपका देश अगर मान लो विकास के सोपान तय करता है, आगे की ओर बढ़ता है, तो उन्हें उसे हम क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास कहेंगे। इसका मतलब जो मात्रात्मक पहलू आर्थिक समृद्धि में था वो तो था ही, लेकिन साथ साथ में गुणात्मक पहलुओं का भी समावेश हुआ है। तो जब मात्रात्मक गुणात्मक दोनों मामलों में अगर वृद्धि होती है तो वो आपका क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास कहलाएगा। और केवल अगर मात्रात्मक पहलू की ओर फोकस किया जाता है तो वो कहलाएगा आपका आर्थिक समृद्धि। अब क्या आर्थिक समृद्धि को, जैसे कि हम देखते हैं, हमने पुरानी वाली कक्षाओं में पढ़ा, जीडीपी बढ़ रही है ना, तो जीडीपी का मापन हमने कैसे किया, तो जीडीपी को मापने की बहुत सारी विधियां, राष्ट्रीय को मापने की विधियों को देखा था। तो क्या आर्थिक विकास का भी मापन किया जा सकता है क्या? तो विभिन्न अर्थशास्त्रों ने समय समय पर अलग अलग विधियों का प्रतिपादन किया है या अलग अलग अवधारणाएं आई है। तो हम देखते हैं आर्थिक विकास के मापन की जो अवधारणा या विधियां कौन कौन सी हो सकती है, किन किन तरीके से इसको मापा जा सकता है। तो ये दे रखा है सबसे पहले मानव विकास सूचकांक, ये आ रहा ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है ना, तो इसके माध्यम से किस प्रकार से हम आर्थिक विकास को का मापन कर सकते हैं। तो देखो ये आ रहा है, यहां से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आने की संभावना है। ये दे रखा इस सूचकांक का 1990 में प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था और उनके अन्य सहयोगों में अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री, सिंगर हंस और मेघनाथ देसाई भी मानव विकास सूचकांक से जुड़े हुए। यानी कि देखो साथियों, कहां से क्वेश्चन आएगा, एक तो 1990 है ना, यानी कि मानव विकास सूचकांक कब से प्रतिपादित हुआ, 1990 से। प्रमुख अर्थशास्त्री आ रहे वो कौन से देश से, पाकिस्तान से। प्रमुख अर्थशास्त्री में कौन आएगा, महबूब उल हक आएगा। मानव विकास सूचकांक का जब विकास किया गया तो किस भारतीय अर्थशास्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण रही, तो वो आ जाएगा अमर्त्य सेन, ठीक है ना। और सिंगर हंस और मेघनाथ देसाई भी मानव विकास सूचकांक से जुड़े हुए। तो यहाँ से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर देख सकते हैं मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है, यानी कि यूएनडीपी द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का प्रतिपादन कौन करता है या इसका प्रकाशन कौन करता है, तो वो कौन आ जाएगा, यूएनडीपी। अब इनके अंदर किन सूचकों का समावेश करके ये बताया गया है कि कौन सा देश किस सोपान पर है। तो ये देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक बताए गए। साथियों यहां से भी क्वेश्चन आता है, ये जो 3 सूचक दे रखे हैं इनमें से हो सकता है कि एक सूचक आपको अलग से दे दिया जाए और बता जाए इनमें से कौन सा सूचक नहीं है। तो ये दे रखा है स्वास्थ्य, मोटे रूप से 3 चीजें रखी है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। स्वास्थ्य में देखें तो आपकी जो जीवन प्रत्याशा होगी वो कितनी होगी, फिर स्कूल में जो औसत वर्ष आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, और आय के आधार पर हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति जो आय होगी वो कितनी होगी। यानी कि ये जो आ जाएंगे आपके, आ जाएंगे स्वास्थ्य आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा और एक आ जाएगा आपके आय। फिर नेक्स्ट देखते हैं मानव विकास सूचकांक का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच में रहता है। देखो अपन 2 विकास सूचकांक पढ़ेंगे, एक तो हमने मानव विकास सूचकांक जो महबूब उल हक द्वारा, और जस्ट आगे पढ़ेंगे पीक्यूएलआई। तो इनमें देखते हैं इनकी जो वैल्यू आती है वो किन के मध्य आती है, और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जो मान होता है वो किन से कहां से लेके कहां तक रहेगा। तो ये देखना कि मानव विकास सूचकांक का जो मान होगा वो 0 से 1 के बीच में होता है, और किसी भी देश में का स्कोर 1 के जितना जितना निकट जाता जाएगा वैसे वैसे वो मानव विकास सूचकांक का स्तर वहां उतना ही उच्च होता जाएगा। तो इनका जो वैल्यू रहती है वो 0 से 1 के बीच में रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मानव विकास सूचकांक 2025 में इसकी रिपोर्ट जारी की गई। अब देखते हैं 193 देश आ रहे हैं। 193 देशों में भारत का जो स्थान है
वो कौन सा आ रहा है 130, यानी कि भारत 2025 की रिपोर्ट है ना। भारत का कौन सा स्थान आ रहा है 130, और प्रथम स्थान आ रहा आइसलैंड का, और अंतिम स्थान आ रहा वो दक्षिण सूडान का आ रहा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देखना है कि 2025 की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें जो भारत है उसका स्थान कौन सा आ रहा है, वो 130वां आ रहा। नेक्स्ट देखें, देखो यहां पर अब देखें कि हम बांग्लादेश भी है ना, बांग्लादेश के भी साथ उतना ही पॉइंट है, यानी कि बांग्लादेश का भी 130वां स्थान ही है ना, तो ये भी हो सकता है कभी पूछ, लेकिन आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि भारत का जो स्थान आएगा वो 130 आएगा। नेक्स्ट आ रहा भारत का एसडीआई स्कोर है ना। अब ये जो देखते हैं एसडीआई स्कोर, ये दे रखा अपन को 0.685। देखो क्वेश्चनों का जो प्रकार है या क्वेश्चन को पूछे आने के जो तरीके में उन्हें बहुत सारे चेंजेस हुए। पहले बहुत इजी क्वेश्चन पूछे आते हैं जो बहुत सीधे सीधे होते थे। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2025 की जो रिपोर्ट आ रही है एसडीआई की, उसमें भारत को है ना, भारत के जो अंक है वो कितने हैं, तो वो आ जाएंगे 0.685। और पिछली रिपोर्ट में जो भारत के थे वो 0.676। इस रिपोर्ट में भारत की रैंक 130 है और पिछली रैंक कितनी थी 133, यानी कि 2025 की रिपोर्ट में कितने अंकों का सुधार हुआ है, 3 अंकों का सुधार हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब ये तो हो गया अपने मानव विकास। नेक्स्ट आ रहा है जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI, ये भी इंपॉर्टेंट है छात्रों। ये आ रहा है PQLI को विकसित करने का श्रेय मॉरिस डी मॉरिस को है ना। तो पहला क्वेश्चन उसमें एसडीआई में क्या आ रहा था, मानव विकास सूचकांक में महबूबुल हक कहां के अर्थशास्त्र से आते हैं, पाकिस्तान के, 1990। ये आ रहा था PQLI को विकसित करना है श्रेय मॉरिस डी मॉरिस को, और ये आ रहा है 1979 को, ठीक है ना। तो ये आपको सन, ये उसमें 1990 आएगा, इसमें 1979 आएगा, ये भी देखना। अब यहाँ पर इनके 3 सूचक आ रहे हैं। अब इन 3 सूचक का डिफरेंस अपन को आना बहुत जरूरी। अब इसमें जो 3 सूचक आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, PQLI के जो 3 सूचक आ रहे हैं, देखो ये दे रखा है शिशु मृत्यु दर, 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा, 15 वर्ष की आयु में मूल शिक्षा। अब देखो कॉमन क्या क्या चीजें आ रही है ना, 3 चीजें दे रखी, शिशु मृत्यु दर, 1 वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा और 15 वर्ष की आयु में मूल शिक्षा। अब आपको थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी याद हो जाएगा, और डिफरेंस भी वहीं से आएगा, और वहीं से अपन क्वेश्चन में गलती भी कर सकते हैं। हम देखते हैं जीवन प्रत्याशा है ना, यानी कि उसमें भी आ रही थी स्वास्थ्य को लेके हम जीवन प्रत्याशा आ रहे थे, शिक्षा को लेके इसमें मूल शिक्षा भी आ रहा था, शिक्षा और स्वास्थ्य आ रहे थे। तो उसमें क्या रहता है एसडीआई में है ना, आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय रहती है, और इसके अंदर जो अलग दे रखा वो क्या दे रखा, शिशु मृत्यु दर दे रखा। यहां से क्वेश्चन आता है शिशु मृत्यु दर, ठीक है ना। ये शिशु मृत्यु दर हो सकता है उन 3 ऑप्शन के साथ में चौथा शिशु मृत्यु दर भी दे दे, तो ये ध्यान रखना है। या हो सकता है PQLI में इन तीनों के साथ में राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय भी दे दिया, तो ये ध्यान रखना शिशु मृत्यु दर सही होगा, है ना। तो PQLI में शिशु मृत्यु दर है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट सारा PQLI का मान 0 से 100 के मध्य में होता है, जबकि उसका मान किसके मध्य था, 0 से 1 के बीच में था, है ना। तो ये भी अपन को ध्यान देना, इसका जो मान होगा वो 0 से 100 के बीच में होगा। तो ये दोनों माफ है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सतत विकास, है ना। ये आपका अलग पॉइंट आ रहा है, एक क्वेश्चन यहां से आने की संभावना है, एक क्वेश्चन यहां से आएगा साथियों, देखना। ये दे रखा है सतत विकास किसे बोल रहे हैं ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं को समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इसे धारणीय विकास या पोषणीय विकास भी कहा जाता है। इधर का है ना, भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना, है ना, यानी कि उनकी आवश्यकताओं को भी अपन को ध्यान में रखना, या यूं कह सकते हैं हम इस डेफिनेशन को कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सके। यानी कि अपन प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से यूटिलाइजेशन करें, आज की आवश्यकता भी पूरी हो और भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है। वो आपका क्या कह रहा है, सतत विकास कहला रहा है, धारणीय विकास कहला रहा है, या पोषणीय विकास कहला रहा है। फिर देखें कि सतत विकास की संकल्पना का विकास ब्रंटलैंड रिपोर्ट, यहां से क्वेश्चन आएगा, है ना। ब्रंटलैंड जो रिपोर्ट आ रही है ना, तो इसमें इसका जिक्र किया गया, सबसे पहले उल्लेख किया गया, और इसका जो प्रकाशन हुआ था इस रिपोर्ट का वो कब हुआ था, 1987 को। तो ये भी ध्यान रखना। इस रिपोर्ट का जो मूल आधार था वो क्या था, हमारा साझा भविष्य, है ना। ये इसका मूल उद्देश्य था ना, हमारा साझा भविष्य, ठीक है ना। यानी कि साझा भविष्य का मतलब आज भी आवश्यकता है और कल की आवश्यकता है ना, ये सामूहिक रूप से पूरी हुए। धारणीय विकास के उदाहरण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विकास सम्मेलन में इस पर बल दिया गया, है ना, ये ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन। यहाँ सम्मेलन से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिए जाए, है ना, इसलिए इनके ऊपर भी अपन थोड़ा बहुत इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो क्या क्या थी, तो हमको थोड़ा सा देख लेना सही रहेगा। सबसे पहले सतत विकास में प्रथम बार, है ना, जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन वो कहाँ हुआ, तो वो साथियों आ गया था, है ना, स्टॉकहोम सम्मेलन, है ना, यानी कि स्वीडन की जो राजधानी स्टॉकहोम, है ना। कब किया गया, 1972 में सबसे पहले। 11 स्टॉकहोम स्वीडन, है ना।
में संयुक्त राष्ट्र का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना यानी कि यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी वो भी इसी है ना सम्मेलन में की गई थी। फिर नेक्स्ट आ रहा है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। यहां से भी क्वेश्चन आता है। ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरो में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था ना, तो ये ब्राजील का शहर है ना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है रियो डी जेनेरियो है ना, तो ये किस लिए फेमस है, तो यहाँ प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, ठीक है ना, तो इसलिए ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है इस सम्मेलन में सतत विकास पर विस्तृत कार्य योजना एजेंडा 21 है ना, एक कार्य योजना है जिसमें 21 बिंदु बनाया गया, तो एजेंडा 21 को अपनाया गया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है एजेंडा 21 का जो संबंध किससे है, तो वो किससे आ जाएगा, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन से, यानी कि जो ब्राजील में हुआ था है ना, उससे इसका संबंध माना जाता है। यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है ना, ये आ रहा है वर्ष 2015 में न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में, एक बात तो ये रखने के 2015 में जो सम्मेलन हुआ था है ना, वो न्यूयॉर्क में हुआ था है ना, और वो किसका था, संयुक्त राष्ट्र का शिखर सम्मेलन था है ना। संयुक्त राष्ट्र के जो शिखर सम्मेलन था वो कहां पर आयोजित किया गया, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया, और सतत विकास का एजेंडा 2030 को स्वीकार किया गया। मतलब एक कार्य योजना बनाई गई जिसे 2030 तक पूरा किया जाना है, यानी कि एजेंडे को आगामी 15 वर्षों के लिए। अब आगामी 15 वर्षों के लिए इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों, 2015 से लेके 2030 तक, ये जो आपकी अवधि है 15 साल की है ना। तो क्वेश्चन कभी ये भी आ सकता है कि ये जो हमने सतत विकास के जो गोल लक्ष्य हासिल करने वो किस अवधि में हासिल करने, या कितने वर्षों के लिए इनको बनाए गए। तो वर्ष जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके 15 वर्ष आ जाएंगे, अवधि आ जाएगी 2015 से लेकर 2030 आ जाएगा। इन लक्ष्यों का निर्धारण कहाँ किया गया, तो न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र का जो शिखर सम्मेलन था वो वहां इनका निर्धारण किया गया। इसमें कितने लक्ष्य रखे गए, 17 विकास के लक्ष्य रखे गए और 169 इसके उपलक्ष्य रखे गए। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, हो सकता है कि कभी सतत विकास से रिलेटेड यहां से अपन को बहुत सारे लैंग्वेज में क्वेश्चन देते हैं, और ये आ सकता है इनका निम्न में से कौन सी बात असत्य है ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है कहां से आएगा, एक बार पुनः ध्यान दो, ये आ जाएगा कि जो न्यूयॉर्क सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था, न्यूयॉर्क सम्मेलन था वो किस बात के लिए था, तो वह सतत विकास के लिए। जो संयुक्त राष्ट्र का जो शिखर सम्मेलन था कब आयोजित किया गया, 2015 में आयोजित किया गया। कितने विकास के लिए गोल निर्धारित किए गए, लक्ष्य निर्धारित किए गए, एजेंडा निर्धारित किया गया, तो 2015 से लेकर 2030 यानी 15 वर्षों के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए, तो 17 गोल थे, और उसके जो टारगेट थे वो 169 थे, यानी कि 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा। फिर नेक्स्ट देखते हैं एसडीजी की जो रिपोर्ट आई थी है ना 2024-25 में, यानी कि सतत विकास जो गोल है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो रिपोर्ट है 2023-24, हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में किन किन चीजों का उल्लेख किया गया। ये आ रहा है भारत में नीति आयोग। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कभी कभी होता है हम रैंक याद कर रहे होते हैं और क्वेश्चन कहां से आ जाता है, तो ये आएगा आपका जो भारत में है ना, इसकी जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, नीति आयोग करता है। फिर नेक्स्ट आ रहा है 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार केरल और उत्तराखंड है वो प्रथम स्थान पर सामूहिक रूप से है, जिनका जो स्कोर दे रखा है वो अपन को कितना दे रखा है, 79 दे रखा है, यानी कि वो आ जाएगा केरल और उत्तराखंड सामूहिक रूप से प्रथम स्थान पर है। और उसके बाद जो आ रहा है वो किसका स्थान आ रहा है, तमिलनाडु का आ रहा है, उसके 78 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अंतिम स्थान पर कौन आएगा, बिहार। मुझे लग रहा है ये याद करना सबसे आसान, चाहे वो शिक्षा हो, भूखमरी हो, बिहार सबसे अंतिम स्थान पे। तो ये आ जाएगा प्रथम स्थान पर कौन आ जाएगा, आपका आ जाएगा केरल और उत्तराखंड। फिर सेकंड स्थान पर कौन आ जाएगा, है ना, तमिलनाडु आ जाएगा। अब राजस्थान में इसकी देखिए क्या राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, तो ये देखो 2023-24 की रिपोर्ट में यहां से क्वेश्चन आ सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान का जो स्कोर है वो कितना है, 71 है ना, स्कोर पूछा जा सकता है ना। और पहले जो राजस्थान का स्कोर था कितना था, 64 था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत सामान्य लग रहा है, लेकिन ये 4 कैटेगरी बनाई गई इनकी। इन 4 कैटेगरी में राजस्थान का स्थान कौन सा था, अचीवर था, फ्रंट रनर था, क्या था, तो राजस्थान का जो स्थान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फ्रंट रनर के रूप में आ जाएगा। अब देखो ये अपन को दे रखा है, ये जो कैटेगरी बना रखी है वो किस हिसाब से है ना, कौन कौन से इसके अंदर अपन मापदंड या वो देख सकते हैं। तो देखो एसडीजी के जो अंक दे रखे हैं ना, यहां से हम देखते हैं। देखो अचीवर का मतलब वो चीज अपना हासिल कर ली, तो अचीवर यानी कि आपके अगर 100 अंक आते तो आपके आ जाएंगे, अचीवर आ जाएंगे। लेकिन 65 से अगर 99 के अगर आप बीच में है तो आपके आ जाएंगे, फ्रंट रनर आ जाएंगे। अभी राजस्थान का हमने स्कोर कितना देखा, 71, इसका मतलब राजस्थान किस में आ जाएगा, फ्रंट रनर में आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं परफॉर्मर, यानी कि 50 से 64 के बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, परफॉर्मर। और
ये आ रहा एस्पिरेंट, यानी कि 0 से 49 के बीच में आएगा तो एस्पिरेंट आ जाएगा। ये 4 कैटेगरी है, यानी कि ये आपको याद रखनी है। तो जो राजस्थान है वो क्या आ जाएगा, है ना, 71 अंकों के साथ में वो फ्रंट रनर की श्रेणी में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये जो अभी अपन रैंक बता रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान किस लक्ष्य में अचीवर रहा, यानी कि ओवरऑल तो वो क्या आएगा, फ्रंट रनर आएगा, लेकिन जो 17 अपने गोल डिसाइड कर रखे, क्या उसमें ऐसा कोई गोल है जिसमें वो अचीवर रहा हो, उसने सारा यानी कि 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हो? तो देखो ऐसा क्या आ जाएगा, लक्ष्य नंबर जो 07 है, इंपॉर्टेंट बहुत ही है ना, और किससे रिलेटेड है, स्वस्थ और स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा से स्पेशली, है ना। और देखते हैं कि राजस्थान में अभी सौर ऊर्जा की क्रांति आई हुई है ना, तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा जो है ना, वो गोल नंबर 7 से रिलेटेड है, और राजस्थान इसमें क्या रहा है, अचीवर रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, या जो रिपोर्ट आ रही है उसमें राजस्थान के संदर्भ में देखें तो प्रथम जिला कौन सा आएगा, झुंझुनू, और निचले और अंतिम स्थान पर कौन आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा ना। ये झुंझुनू इंपॉर्टेंट बेटा है ना, ये भी याद करना है आपको। अब देखते हैं, आपको 17 लक्ष्य दे रखे हैं, देखो वापस सुन लेना, राजस्थान फ्रंट रनर में, राजस्थान ने किस गोल के अंदर अचीवर में रहा है, तो वो गोल रहा क्या रहा है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा से रिलेटेड, और उसमें उसने क्या किया, है ना, अचीवर, यानी कि गोल नंबर 7 है ना, उसमें वह अचीवर रहा है। देखो ये अब देख रहे हैं एसडीजी के 17 जो अपन गोल बता रखे हैं ना, ये गोल कौन कौन से साथियों, मुझे लगता है आप केवल है ना कम से कम 10 क्वेश्चन इसके जो फर्स्ट के जो 10 है वो आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, वो पूछे जा सकते हैं ना, हो सकता है कभी इनमें से कोई क्वेश्चन पूछे जाए कि गोल नंबर इतना किससे रिलेटेड है, एसडीजी का, ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है इसमें गोल नंबर है ना 4 आ रहा है, वो किससे रिलेटेड है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आप 17 याद नहीं कर रहे, लेकिन आप जहां तक मैं सोचता हूं आप केवल 10 तक याद कर लें, है ना। देखो याद करना भी आसान है, अगर आप 4-5 बार इनकी बहुत अच्छे से रीडिंग करेंगे याद हो जाएगा। गरीबी और भूखमरी, है ना, देखो दोनों आपस में रिलेटेड है ना, गरीबी समाप्त करना और भूखमरी समाप्त करना, है ना, गरीबी यानी कि ओवरऑल गरीबी, है ना, भूखमरी का मतलब स्पेशली भोजन से रिलेटेड। फिर आ जाएगा अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, जब आपको अच्छा खाने पीने को मिल रहा है तो बात स्वास्थ्य की आ जाएगी। फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, फिर लैंगिक समानता, फिर आ जाएगा स्वच्छ जल और स्वच्छता, फिर ये तो आपको याद वैसे भी करना ही है ना, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, फिर सम्मानजनक कार्य और आर्थिक समृद्धि, उद्योग, नवाचार और अवसंरचना और असमानताओं में कमी। कम से कम आप 10 पॉइंट याद कर लेना, है ना, यहां से हो सकता है मान लो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आप 2-4 बार इसकी रीडिंग लगाएंगे और आपको याद आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 11 दे रखा है सतत शिक्षा और समुदाय, 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, 13 आ जाएगा जलवायु परिवर्तन, पानी के नीचे जीवन यापन, धरती पर जीवन और शांति, 16 पॉइंट आ रहा है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, और 17 आ रहा है लक्ष्यों के लिए साझेदारी। ये आपके 17 लक्ष्य हैं, कम से कम 10 लक्ष्यों पर आप थोड़ी सी नजर डालना, लिखकर याद करना, याद हो जाएंगे। तो आज हमने जो पढ़ा साथियों वो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक और आर्थिक विकास क्या आ जाएगा, मात्रात्मक के साथ साथ में गुणात्मक पहलू भी है। फिर हमने देख लेते इनका मापन क्या देखा था, तो हमने एसडीआई देखा था पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक द्वारा, है ना, 1990 में, और हमने 3 पॉइंट देखे थे, ठीक है ना। तो उसमें स्वास्थ्य आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा, 0 से 1 उसका मापदंड आ जाएगा। फिर हमने पीक्यूएलआई देखा था, है ना, मॉरिस डी मॉरिस 1979 में, और उसमें क्या आ जाएगा, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ में क्या आ जाएगा, है ना, आय नहीं आएगा, है ना, वो क्या आएगा, है ना, शिशु मृत्यु दर, है ना। ये इसके 3 पॉइंट होगा, और इसका जो दायरा है वो क्या आ जाएगा, 0 से लेके 100 के बीच में आएगा। फिर हमने सतत विकास देखा था, है ना, वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ में भविष्य की जो आवश्यकताएं वो भी बनी रहे, पूरी होवे, है ना। और फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से जो सतत विकास के जो 17 लक्ष्य थे, है ना, वो कहाँ निर्धारित किए गए, 2015 से लेकर 2030 तक 15 वर्ष की कार्य अवधि में न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र का जो शिखर सम्मेलन था उसमें ये डिसाइड किए गए थे, है ना। 17 लक्ष्य थे, 169 आपके टारगेट थे। फिर जो हम रिपोर्ट देखते हैं लेटेस्ट, उसमें भारत के संदर्भ में देखें तो केरल, तमिलनाडु, केरल और जो उत्तराखंड आएगा प्रथम स्थान पर, फिर उसके बाद तमिलनाडु, और अंतिम स्थान पर जो आएगा वो आएगा आपका बिहार। और राजस्थान की जो अंक आए थे वो कितने आए, 71 आए थे, और वो किस कंडीशन में आए थे बेटा, तो वो आया था आपका फ्रंट रनर में। और फिर हमने राज्य देखे, है ना, और किसमें उसने अचीवर रहा राजस्थान, है ना, गोल नंबर 7, है ना, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। और राजस्थान के संदर्भ में जिलों में देखिए तो प्रथम स्थान आ जाएगा झुंझुनू का, और अंतिम स्थान आ जाएगा जैसलमेर का। फिर आपको बता रखे ये
17 गोल, थोड़ा बहुत गोल आप लिख लिख कर याद कर लेना। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और छात्रों साथियों बहुत इजी भी थे, है ना। इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे और बस नियमित रूप से तैयारी करते रहें, लगे रहें, समय पास है, अपनी क्षमताओं को बनाए रखें। धन्यवाद।